अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, तैयबा हफीज़ हेयर फ्रॉम स्टडी रिवर। एनवायरमेंटल साइंस की लेक्चर सीरीज़ में चैप्टर 5 पे हैं हम, क्लाइमेट चेंज, लेक्चर नंबर 20। आज हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। मैंने क्लाइमेट चेंज का आपको कंप्लीट कॉन्सेप्ट दिया था फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कि क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है और किस तरह से एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हो रही है और क्या होता है ग्लोबल वार्मिंग और इसके पीछे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का फिनोमेना है वो इन्हांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अच्छा, इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज में एक कंप्लीट ओवरऑल व्यू दे रही हूँ, मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही कि सोसाइटल सिस्टम पे, नेचुरल सिस्टम पे, ये मैं चीज़ें साथ साथ आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी। अच्छा, अगर हम इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज देखें, बेसिकली क्लाइमेट चेंज क्या था कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई। ग्लोबल वार्मिंग मतलब टेम्परेचर आपका इंक्रीज हो गया, जिससे बाकी सारे इंडिकेटर्स भी वेदर के और क्लाइमेट के डिस्टर्ब हो गए और क्लाइमेट चेंज हो गया। अब इससे क्या हो रहा है, क्या इम्पैक्ट्स हैं? राइज इन एवरेज ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर, जो ओवरऑल ग्लोब का एवरेज टेम्परेचर था वो बढ़ गया है। ठीक है, अब ये सारे इम्पैक्ट्स इंटरलिंक्ड होंगे। मैं लास्ट में आप लोगों को कुछ बता दूंगी कि आपने कहाँ से, वो वेबसाइट्स क्या हैं, वो ऑर्गेनाइजेशंस या डिपार्टमेंट्स कौन से हैं जहाँ से आपने, जब आप लोग तैयारी कर रहे हैं जिस साल में, उस साल के आप लोगों ने वहाँ से डाटा ले लेना है। वैसे इस वक्त 2022 की हम बात करें तो जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है ये 1.1 से बढ़ चुका है। ठीक है, तो अभी जो रिसेंट 2021 में नवंबर में ग्लासगो में COP26 हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में पढ़ाऊंगी कि UNFCCC क्या है और ये हर साल जो COP हो रहे हैं, अभी 26 COP हुआ है रिसेंट, ये सब क्या है। तो इसमें जो ग्रीन हाउस गैसेज की इमिशंस को लिमिटाइज करने की बात की जाती है ताकि हम टेम्परेचर को ज़्यादा मज़ीद बढ़ने से बचा लें, वरना जो प्लैनेट अर्थ है वो कोलैप्स कर जाएगा। ये अभी सब आपको इम्पैक्ट्स से पता चल जाएगा। तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में, विद इन 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की रेंज में टेम्परेचर को लिमिट करने की बात की गई COP26 में। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो 2023 तक ये 2.7 तक चला जाएगा और फिर आगे 2050 तक ये 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है इन द एंड ऑफ द सेंचुरी। और तब जो है वो प्लैनेट अर्थ का सर्वाइवल पॉसिबल ही नहीं है, ह्यूमैनिटी का सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट कह दिया गया है सर्वाइवल ऑफ द ह्यूमैनिटी के लिए। उसके बाद जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो आपका सी लेवल राइज हो रहा है। अच्छा, सी लेवल राइज क्यों हो रहा है? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से ग्लेशियर्स बहुत तेजी से मेल्ट हो रहे हैं। तो वो, अच्छा, अब हमारे लिए ये फायदा नहीं है क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पानी चाहिए अपनी दरियाओं में, जब वो पानी हमारी नहरों में आए, हमारे डैम उससे एनर्जी बनाए और हम अपनी फसलों को इरिगेट करें। लेकिन अगर कंटिन्यूसली ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं रैपिड पेस पे, तो उससे क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पानी हमारे ओशंस में आ रहा है, जिससे सी लेवल राइज हो रहा है और फिर फ्लड्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा, जिससे मजीद तबाही आ रही है। तो ये क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं। श्रिंकिंग आइस शीट, टेम्परेचर बढ़ने से आइस शीट जो है वो श्रिंक हो रही है। अभी रिसेंट एक इवेंट हुआ है अटलांटिक ओशन में, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, बिटवीन यूरोप एंड अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अमेरिका में जो अटलांटिक ओशन है उसमें एक बहुत बड़ी आइस शीट अलग हो गई है जिसको A76 कहा जाता है। तो ये आप देख लीजिएगा, ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, साइक्लोनिक एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा आ रही हैं। साइक्लोनिक एक्टिविटीज एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स हैं। अगर सर्दियां हैं तो शदीद सर्दियां हैं, गर्मियां हैं तो शदीद गर्मियां हैं। गर्मियों में जो है वो बहुत ज़्यादा साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ हो रही है और विंटर में स्नोफॉल बहुत ज़्यादा आ रहा है। गर्मियों में हीट वेव्स बहुत आ रही हैं, विंटर में जो स्नो स्टॉर्म है वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। मई में जो स्नो स्टॉर्म आया था, इसके पीछे भी ये एक नेचुरल डिजास्टर है जिसका ताल्लुक जो है वो क्लाइमेट चेंज से है। अच्छा, एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स हो गए हैं, टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम जाने लग गया है, रेनफॉल जो है वो इंटेंस होती जा रही है। कराची में जब मानसून आया तो विद इन 48 आवर्स जो बारिश हुई वो 2 मंथ्स की बारिश के इक्वल थी और पूरा कराची उसने डुबो दिया। 198 लोगों की डेथ हो गई। तो इस तरह के इवेंट्स हो रहे हैं दुनिया में। इसी तरह इंग्लैंड में बारिश हुई है जिससे पूरे इंग्लैंड में जो है वो फ्लड आया, क्योंकि वो बहुत इंटेंस रेनफॉल थी। दैट वाज इक्वल टू 2 years रेनफॉल, अगर आप BBC की ये सारी ब्रॉडकास्टिंग सुनते रहें तो।
फॉरेस्ट फायर्स, वाइल्ड फायर्स जिसको आप कहते हैं, ये बहुत ज्यादा हो रही हैं। आप अभी हमने पिछले ईयर में कौन कौन सी फॉरेस्ट फायर्स जो है विटनेस हुई हैं, एक तो ऑस्ट्रेलिया में और एक कैलिफोर्निया में। पूरे दुनिया में ये 2 फॉरेस्ट फायर्स ऐसी रिसेंट गुजरी हैं जिससे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई है, बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, ना सिर्फ आपका वाइल्ड लाइफ बल्कि जो ह्यूमन सेटलमेंट्स थी नियर बाय वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई हैं। फिर इंटेंस हीट वेव्स आ रही हैं। साइबेरिया में हीट वेव्स आई हैं 2020 में और उनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। कैन यू इमेजिन कि साइबेरियन हीट वेव्स का टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 2020, 2021, 2022 में जो इवेंट्स हो रहे हैं क्लाइमेट चेंज के, पहले 2020 को ईयर ऑफ द क्लाइमेट चेंज कहा गया कि एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स 152 के करीब वेदर इवेंट्स एक साल में हुए, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से थे। 2021 में और कंडीशंस सीवियर हो गई और अभी इससे भी ज्यादा हालात बिगड़ते जा रहे हैं। फिर वाटर सिक्योरिटी, जाहिर है ड्राउट आती जा रही है, पानी आपका वेस्ट हो रहा है, सी लेवल राइज हो रहा है, फ्लड्स, सुनामी, साइक्लोनिक एक्टिविटीज, और दूसरी तरफ ड्राउट हो रही है, टेम्परेचर बढ़ गया। अच्छा, इसके पीछे क्या फिनोमेना है ये स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता, बड़े कंफ्यूज होते हैं। ये देखें, अब टेम्परेचर चूंकि आप लोगों का बढ़ गया है प्लैनेट अर्थ का, अब एक जगह पे हो रही है इवेपोरेशन, ठीक है, इवेपोरेशन हो रही है, ये ड्राई लैंड है सपोज। अब यहाँ पे चूंकि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, पहले ही लैंड ड्राई है, मजीद इवेपोरेशन हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगी ड्राउट, ऐसे ही, ठीक है। अब ये जो इवेपोरेशन है ये एयर में जाएगी, यहाँ पे बनेंगे क्लाउड्स, प्रेसिपिटेशन। अब ये जो बारिशें हैं ये कहीं और जाके रेनफॉल होगी, ठीक है, रेनफॉल हो रही है, या वो वाले एरियाज जो ऑलरेडी वेट हैं, यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, वहां पे रेनफॉल हो जाएगी, ठीक है, और वहां पे क्या हो जाएगा, फ्लड्स। तो एक तरफ ड्राउट हो रही है और दूसरी तरफ फ्लड्स है। ये दोनों ही क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं जो कि अल्टरनेटिवली हो रहे हैं, क्योंकि जो फ्लड है वो तो उस वाटर से आ रहा है, वेस्ट वाटर से, जो हमें नहीं चाहिए, और जो ड्राउट है वो वहां पे हो रही है जहाँ पे ड्राई कंडीशंस हैं, वहां पे फिर एग्रीकल्चर भी नहीं पॉसिबल, वाटर शॉर्टेज भी हो रही है, ये सब कुछ। फूड सिक्योरिटी हो रही है इन टर्म्स, अभी आपने देखा इस साल पाकिस्तान में मैंगो की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुई है क्लाइमेट चेंज की वजह से। फूड सिक्योरिटी इस तरह होती है कि जो हमारी क्रॉप्स के ग्रोथ साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाता है। फूड सिक्योरिटी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज वाले चैप्टर में, मैं आपको बताऊंगी। फूड सिक्योरिटी का मतलब यील्ड भी होता है, फूड सिक्योरिटी का मतलब एक्सेस टू फूड भी होता है, फूड सिक्योरिटी का मतलब उसकी जो क्वालिटी होती है विटामिन्स की, न्यूट्रिएंट्स की, वो भी होता है। माल न्यूट्रिशन होती है, जैसे हमें अब विटामिन ए नहीं मिल रहा, जिंक नहीं मिल रहा, तो ये भी फूड सिक्योरिटी में आ जाता है। जैसे हम एक्सेस नहीं कर पा रहे फूड को, प्राइस बहुत हाई है, ये भी फूड जो है सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। और अगर आपकी प्रोडक्शन अच्छी नहीं है आपकी कंट्री में, तो ये भी फूड सिक्योरिटी में आ जाता है। अब होता क्या है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मैंने लगा लिया राइस। अब राइस का जो ग्रोथ का जो साइकिल है, सपोज ये 4th मंथ का है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से उसको वो टेम्परेचर पहले ही मिल गया और 2 महीने में आपकी फसल तैयार हो गई। फसल 2 महीने में तैयार हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, मेटाबॉलिज्म जल्दी से हो गया, सारे उसकी ग्रोथ होगी, लेकिन दाना नहीं भरा, सीड खाली है, तो आपकी यील्ड गिर जाएगी, ठीक है। फिर अब उसने चूंकि प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स नहीं एब्जॉर्ब किए सॉइल से, तो उसमें विटामिन ए नहीं है, वो राइस विटामिन ए डेफिशिएंट है, तो माल न्यूट्रिशन हो जाएगी। तो ये सारे फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है जो कि बहुत ज्यादा बढ़ गया है दुनिया में। फिर लॉस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल कास्ट, फ्लड्स वगैरह आने से, एक्सट्रीम वेदर जो इवेंट्स होने से बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल कास्ट बहुत बढ़ गई है। अमेरिका में एक हरिकेन आया जिसको उन्होंने सैंडी हरिकेन का नाम दिया है। इनके नाम होते हैं साइक्लोन्स के, हरिकेन्स के, यू नो वेरी वेल, जीएसए में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसकी कॉस्ट जो उन्हें पड़ी दैट वाज $71 बिलियन, $71 बिलियन। अगर हम पाकिस्तान में सुपर फ्लड्स की बात कर लें जो 2010 में आए थे, उसकी कास्ट थी $1 बिलियन, ठीक है। $6 बिलियन तो हम IMF से लेके पूरा मुल्क चला लेते हैं, वो भी इंस्टॉलमेंट्स में। तो इतनी ज्यादा अगर कॉस्ट आपको पे करनी पड़ रही है क्लाइमेट चेंज के रिस्पॉन्स में होने वाले इवेंट्स की, तो फिर क्या इम्पैक्ट्स आएंगे इसके आपके डेवलपमेंट पे, इकोनॉमी पे।
फिर माइग्रेशन एंड डेथ, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हो रही है जिन एरिया में, फ्लड्स आ जाते हैं, ड्राउट्स हो जाती हैं, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं। इंडोनेशिया में इसी साल जो फ्लड आया है, एक ही फार्मर क्या जो फार्म था जिसपे उसने बहुत ज़्यादा एनिमल्स रखे हुए थे, उसकी 150 प्लस काउज और बफलोज जो है वो उस फ्लड के साथ बह गई। तो इतनी ज़्यादा डेथ्स, लाइवलीहुड फिर इम्पैक्ट हो रही है, माइग्रेट कर जाते हैं फिर लोग, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा माइग्रेशन के और डेथ के। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, देर आर 3 रीजन्स इन द वर्ल्ड जो कि मोस्ट डेवलपिंग रीजन्स हैं, जिनको अंडर डेवलप्ड रीजन्स कंसिडर किया जाता है, और वहाँ पे पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है और वहीं पे क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, जो उसमें से एक साउथ एशिया है, एक लैटिन अमेरिका है और एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, सब सहारन वाला रीजन। वहाँ पे 144 मिलियन पीपल डिस्प्लेस कर चुके हैं इन रिसेंट ईयर्स जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बहुत सारी स्पीशीज, प्लांट्स की, एनिमल्स की, इंसेक्ट्स की, बर्ड्स की दुनिया से एक्सटिंक्ट होती जा रही है क्योंकि उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया है। उनको टेम्परेचर सूटेबल नहीं मिल रहा, ब्रीडिंग नहीं हो पा रही, हैचिंग इफेक्ट्स नहीं हो पा रही, या अगर वो माइग्रेटरी स्पीशीज़ है, आपको पता है बहुत सारी स्पीशीज़ माइग्रेट करती हैं और वो पूरा साल जो है वो मूव करती रहती हैं, कहीं पे उनको फूड का सोर्स मिल रहा होता है, कहीं पे कुछ तो अगले अगर हैबिटेट पे वो जाती हैं, वहां पे उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय होता है, उनको सूटेबल कंडीशंस नहीं मिलती। फिर ह्यूमन हेल्थ, कोविड-19 को क्लाइमेट चेंज से रिलेट किया जा रहा है और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च चल रही है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से जो भी एनिमल है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कुछ भी हैं, उनको अपना हैबिटेट तो मिल नहीं पा रहा क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो गया, तो वो ह्यूमन सेटलमेंट्स के करीब आके उन्होंने रहना शुरू कर दिया क्योंकि हम लोग कोशिश करके टेम्परेचर को मेंटेन कर रहे हैं, हमने सर्वाइव करना है, हमने एसी शेसी लगाए हुए हैं और बाकी सारी चीजें, तो हमारे पास कूलिंग के फिनोमिनाज हैं। तो आपने देखा होगा बहुत ज्यादा डोमेस्टिक एनिमल्स और भी बहुत ज्यादा जो वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स हैं वो भी, और ये जो बैट्स इस तरह के, इन्होंने ह्यूमन सेटलमेंट्स के करीब रहना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनमें पाए जाने वाले वायरसेस जंप करके ह्यूमंस में आ रहे हैं और ह्यूमंस में बहुत ज्यादा डिजीज आ रही है। इसके अलावा जब मानसून होता है तो इंडिया में मलेरिया फीवर जब हुआ था बहुत ज़्यादा, और उसको भी उन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था इन 2019 या 2020 में, तो आफ्टर मानसून वहाँ पे मलेरिया हुआ था। और साइंटिस्ट ने ये कहा था कि चूंकि मानसून आया है तो जो उसका मॉस्किटो था उसको प्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, सर्वाइवल के लिए सूटेबल मॉइस्चर मिला, सूटेबल टेम्परेचर मिला, और वो मानसून की कंडीशंस इतनी ज्यादा होने की वजह पीछे क्या थी? इंटेंस मानसून की क्लाइमेट चेंज थी। तो ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इसके बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आ रहे हैं। अच्छा, मैंने समझा तो बहुत डिटेल में दिया है कॉन्सेप्ट, लेकिन इसके साथ साथ मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स भी दिए हैं, लेकिन प्रॉपर डाटा के लिए आपने ना ये कुछ वेबसाइट्स हैं, ये आपने फॉलो करनी है, इनकी रिपोर्ट्स आपने पढ़नी है, सोशल मीडिया पे इनके पेजेस को फॉलो करना है, वो चाहे ट्विटर है, फेसबुक है या वो इंस्टाग्राम है। जब आप स्क्रॉल कर रहे होंगे तो ये लोग डेली बेस पे अपडेट करते हैं, कहीं पे कोई इवेंट हो गया, कोई डिजास्टर आ गया, किसी कंट्री ने अगर कोई स्टेप लिया है क्लाइमेट चेंज के लिए, कुछ भी ऐसा। एक तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, IPCC, इसकी आपने रिसेंट रिपोर्ट जो 2021 में आई है, 2022 की भी आ जाएगी, 6th असेसमेंट रिपोर्ट, जहां से आपको कंप्लीट डाटा मिल जाएगा क्लाइमेट चेंज का। फिर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये बहुत क्लाइमेट चेंज पे काम करते हैं। नासा, ये क्लाइमेट, नासा का फर्दर क्लाइमेट चेंज वाला जो डिपार्टमेंट है, यहाँ से आपने डाटा लेना है। अमेरिकन बेस्ड रिसर्च एजेंसी है नासा, इनका एक डिपार्टमेंट क्लाइमेट चेंज वाला भी है, वहां से आप डाटा ले सकते हैं। पाकिस्तान में मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, यहाँ से आपको पाकिस्तान का डाटा मिल जाएगा। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान की, यहाँ से, और नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन NOAA, ये भी अमेरिकन बेस्ड रिसर्च एजेंसी है, यहाँ से आपको ये साइक्लोनिक एक्टिविटीज, सी लेवल राइज, ग्लेशियर्स मेल्टिंग, इन सब का डाटा मिल जाएगा। दुनिया में इस वक्त जो पोलर ग्लेशियर्स हैं, पोल्स पे हैं, उनके बाहर जो लार्जेस्ट ग्लेशियर्स पाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर्स वो हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। तो और अकॉर्डिंग टू NOAA इस वक्त जो रेट, जिस रेट से हिमालयन ग्लेशियर्स डिसअपियर हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, अगर ये इसी रेट से इनके मेल्टिंग होती रही तो बाय 2050 कोई भी ग्लेशियर प्लैनेट अर्थ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, सब मेल्ट हो चुके होंगे, जिससे प्लैनेट अर्थ कोलैप्स कर देगा। सो ये है सिवियरिटी ऑफ द इशू क्लाइमेट चेंज। इससे आपका पूरा ऐसे
जो है वो अटेम्प्ट हो सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके लिए इसका सोल्यूशन देखेंगे और कुछ ऐसे मेथड्स, मेथडोलॉजीज, कुछ टेक्निक्स जिससे हम इस थ्रेट को कंट्रोल कर सकें। Thank you, Allah Hafiz. This lecture is just for conceptual clarity and about basic idea. For full session, please contact the number given below.